हाय हेलो नमस्कार एवरीवन, कैसे हो सब लोग यार। आई होप कि सब लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे पड़े होंगे और खूब मेहनत कर रहे होंगे। तो यार मुझे पता है तुम लोगों ने मुझको खूब याद किया है। मुझे पता है ना, हाँ 7 दिन से वीडियो नहीं आई, आप इंतजार कर रहे थे हैं कि सर कब आएंगे। हो सकता है मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन ठीक है मैं मानता हूँ इस बात को। तो यार आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स चालू। और रे ऑप्टिक्स एक ऐसी यूनिट है जो काफ़ी लोगों के दिमाग का दही बना चुकी है और दिमाग खराब हो चुका है कई लोगों का कि यार ये कैसे होता है, ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो आज आज इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूं, गारंटी ले रहा हूं कि तुम इस क्लास में बैठो, तुम्हें मजा आएगा। ये मजा दिलाने का काम मेरा है, तुझे समझ आएगा ये समझाने का काम मेरा है, तुझे ऑप्टिक्स से प्यार हो जाएगा ये भी काम मेरा है। तुझे क्या करना है, बस तू बैठ, तू समझ, जो मैं बोल रहा हूं उस चीज को फील कर और कनेक्ट हो जा, फिर तुझे मजे आने लग जाएंगे अपने आप। और इस बात की गारंटी है, ठीक है। चल बिना देरी के शुरू करते हैं अपना चैप्टर जो कि है रे ऑप्टिक्स। क्या है? रे ऑप्टिक्स। नाम पर मत जाना, नाम पर मत जाना। कई लोग इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अच्छा, नाम में ऐसा क्या रखा है, नाम में ऐसा क्या रखा है, नाम में कुछ रखा है। समझ इस बात को, रे ऑप्टिक्स क्यों? क्योंकि हम रे मानते हैं, ठीक है, हम रे मानते हैं। ये चीज भी तेरे को समझाई जाएगी। ज्योमेट्रिकल क्यों, ज्योमेट्रिकल क्यों बोलते हैं फिर? क्योंकि यहां पर तू देखेगा डेरिवेशंस एक तो बहुत है, डेरिवेशंस बहुत है और डेरिवेशन के साथ साथ उनमें ज्योमेट्री बहुत ज्यादा इंक्लूड करी जा रही है, तो इसीलिए उनको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी नाम दे देते हैं। अब अगर तू बात चालू करे, अगर बात चालू करें तो भैया बात चालू होती है सीधी सीधी लाइट से। बात चालू किससे होती है? बात तो लाइट से चालू होती है भाई, बात चालू होती है लाइट से। लाइट क्या है, लाइट क्या है भाई, लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो पढ़ते आए हैं, 7वीं क्लास की फिजिक्स की बुक उठा करके देखोगे, आईसीएसई बोर्ड की, सीबीएसई वाले हर्ट हो गए। आईसीएसई बोर्ड की किताब उठा करके देखोगे, वहां दिख जाएगा लाइट क्या होता है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। भाई क्या चीज है भाई? भाई एनर्जी है और कुछ नहीं है। एनर्जी, एनर्जी, सिंपल एनर्जी। लाइट क्या है? लाइट एनर्जी है। एनर्जी भी कैसी है? अब यहां पे बात आती है कि यार ये है क्या असलियत में। असलियत में लाइट एनर्जी है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट ये एक वेव भी है। और कौन सी वेव है ये भी स्पेशलाइज्ड तरीके से बोला गया है कि यार लाइट जो है वो हमारी ईएम वेव्स है। अच्छे शब्दों में बोलना चाहूं तो इसको मैं बोलूंगा कि यार ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या है? जोर से बोलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मेरे साथ बोलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। भैया लाइट समझ गए, लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। चलिए बहुत सुंदर। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ईएम वेव है। इस ईएम वेव की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है, उनको देखते हैं। भाई पूरी की पूरी चर्चा जो है, पूरा का पूरा डिस्कशन लाइट का है, एनर्जी का है। पूरा का पूरा डिस्कशन एनर्जी से रिलेटेड है। एनर्जी तुझे समझ में आ रही है, तुझे वेव समझ में आ रही है, लाइट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वेव ऑप्टिक्स पहले ही मैं करा चुका हूं, जाके देख सकते हो, तुम्हें पूरा मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा जीवन का कि क्या होता है वेव ऑप्टिक्स। इधर देखते हैं भाई साहब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है असलियत में ये होती हैं नॉन मैकेनिकल एंड ट्रांसवर्स वेव। क्या होती हैं भाई साहब? नॉन मैकेनिकल एंड ट्रांसवर्स वेव। ये बात मेरे को समझ में आनी चाहिए क्योंकि वेव्स पढ़ाया जा चुका है। 10 मिनट की सीरीज में बताया था कि ये नॉन मैकेनिकल, मैकेनिकल, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, जाकर के देख सकते हो। नॉन मैकेनिकल एंड ट्रांसवर्स वेव होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अच्छा, इसका मतलब क्या है? अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो मैं नाम ले रहा हूं, नाम ले रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो भी है, मैग्नेटिक भी है, इलेक्ट्रो भी है, मैग्नेटिक भी है। असलियत में है क्या? असलियत में अगर बात करें तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, ध्यान से सुन, तुझे लग रहा होगा टॉपिक से भटक रहा हूं, लेकिन ये बेसिक चर्चा की रिक्वायरमेंट है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में इस बेसिक चर्चा की रिक्वायरमेंट है। तू खुद देख, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी, ये मैग्नेटिक फील्ड बना दी, या फिर इस तरीके से मत ले, इस तरीके से ले ले। अरे हाँ या ना बोल, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देख,
यहां पर ये तीनों एक्सिस जो हैं आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। ये तीनों एक्सिस क्या है, आपस में परपेंडिकुलर। और मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या ईएम वेव जो है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, और लाइट का प्रोपागेशन भी होता है। मजे की बात सुन, मजे की बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और जो प्रोपागेशन हो रहा है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो रहा है। मजे की बात समझ में आई? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर, प्रोपागेशन तीनों दोनों के परपेंडिकुलर। अब ध्यान से सुन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, अब तूने देखा होगा, ये चीज देखी होगी, और ये बेस्ट एग्जांपल मैं खुद मानता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, दोनों आपस में परपेंडिकुलर दिख रही हैं कि नहीं दिख रही, दिख रही हैं कि नहीं दिख रही, दिख रही हैं कि नहीं दिख रही। अब मैं चलूंगा तो जैसे मैं चल रहा हूं वो क्या है, वो है हमारा वेव का प्रोपागेशन, लाइट का प्रोपागेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अब इस डायरेक्शन में कर दी, तो मैं सही से दिखाने के लिए मैंने इस डायरेक्शन में थी, अब मैं इस डायरेक्शन में करूंगा, ठीक है। तो ये मेरा ऐसे हो रहा है वेव, ऐसे चल रही है वेव। इससे क्या शो हुआ कि यार ये जो है ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये जो है मेरी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, और ये मेरी लाइट का प्रोपागेशन हो गया। तो ये चीज मुझे समझ में आती है। इसी से कनेक्ट होता है कि यार अगर ये लाइट है, अगर ये लाइट है तो इसकी स्पीड जो होनी चाहिए, इसकी स्पीड जो होनी चाहिए वो c होनी चाहिए। c क्या होता है, c होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। c इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसका फॉर्मूला भी बताया गया है, वो है ये तुम याद रख लो, ठीक है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड से आता है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से आता है, और अच्छे से बताया जाएगा जब हम ईएम वेव्स कवर कर रहे होंगे। अभी बेसिक चर्चा में आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, इतना एकदम बेसिक नीड है आपको ये चैप्टर शुरू करने से पहले। इतना समझ में आया क्या? हाँ या ना बोल, जोर से बोल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत सुंदर। अब बढ़ते हैं आगे। अब तेरे से थोड़ा सा थ्योरेटिकल रहने वाला है ये वाला आज का लेक्चर, जो थोड़ा थ्योरेटिकल रहेगा, लेकिन तुझे बैठना है, सुनना है और समझना है। मैं इंटरेस्टिंग बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। अब देख, तेरे साथ थोड़े से मजे लेते हैं और तेरे साथ थोड़े से माइंड गेम्स खेलते हैं। अभी तक हम क्या ये जानते हुए आए कि हमें कोई भी चीज दिखती कैसी। ये कपड़ा मुझे दिख रहा है नीला काला, थोड़ा सा गंदा हो गया है, लेकिन ये मुझे दिख रहा है कि यार ये नीला काला है, ठीक है। मुझे बॉटल दिख रही है पिंक है, मुझे दीवार दिख रही है येलोइश है। कैसे दिख रही है? ये लाइट जब इस पर गिरी और इसने कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट करके मेरी आंखों में जो लाइट आई, उससे मैंने सेंस किया कि यार ये कपड़ा मुझे दिख रहा है। अब ये दिख रहा है मेरे को, तो ये नीला ही क्यों दिख रहा है? ये वाला पार्ट मुझे काला ही क्यों दिख रहा है? इसके पीछे क्या फिजिक्स है? जब ये लाइट गिरी तो व्हाइट लाइट गिरी। अब जब व्हाइट लाइट गिरी तो इतने पोर्शन ने तो ब्लू रेज को या ब्लू कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करा। तो जब ब्लू कलर की रे मेरी आंखों में गिरेगी तो मुझे सेंसेशन ब्लू कलर का होगा हाँ कि ना, ब्लू कलर का सेंसेशन होगा। वहीं जब व्हाइट लाइट इस ब्लैक वाली पट्टी पे गिरेगी तो इस ब्लैक वाली पट्टी से जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी या जो रे रिफ्लेक्ट होगी वो मेरी आंखों में आकर के मुझे ये सेंसेशन देगी कि यार ये तो ब्लैक है, ये तो ब्लैक कलर है, ये ब्लू कलर है। तो ये सेंसेशन सारा किस चीज का है? ये सेंसेशन पूरा का पूरा आपका प्रोडक्ट पे, चीज पर, ऑब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट करने के बाद जब आपकी आंखों में आता है तो आप क्या सेंस कर रहे होते हैं? आपके न्यूरॉन्स, आपका ब्रेन आपको क्या सेंस करा रहा है? अब इसमें भी मजे की बात है। मजे की बात यह है कि भाई साहब जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में गिर रही है वो उसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की है जिस कलर का वो ऑब्जेक्ट है। मजा आया कि नहीं आया? भाई साहब अगर तेरे को तेरे बगल में नीले रंग की बोतल दिख रही है तो इसका मतलब वो नीली इसीलिए है क्योंकि वो नीले कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है, नीले कलर की वेवलेंथ की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है और तेरी आंखों में आ रही है। समझ में आया क्या? अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब चल तेरे को थोड़ा सा पजल करते हैं, मजा लेते हैं तेरा। इस बात को समझ कि तू एक अंधेरे कमरे में, डर मत, चुड़ैल नहीं भेज रहा तेरे पास में, डर मत, चुड़ैल नहीं भेज रहा, तू एक अंधेरे कमरे में है।
मान लो मैं इस कमरे की लाइटें बंद कर देता हूँ और मैं लाल टी शर्ट पहन के आता हूँ एकदम बढ़िया, हाफ सैंडो पहन लूँ, बॉडी तो है नहीं मेरी, सैंडो पहन लेते हैं, रेड कलर की सैंडो में आता हूँ, सैंडो में यार मस्त बाइसेप दिखा रहा हूँ तुमको अपने, रेड कलर की सैंडो में आया, तुम लोग सब मेरे सामने बैठे हो, अंधेरा है, पूरा काली रात है, कहीं भी किसी प्रकार से किसी रोशनी की आने की संभावना नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये, अमावस्या की रात है, चांद एकदम छुपा हुआ है, गहरे घने बादल हो रहे हैं, बारिश का माहौल है और मैं लाल रंग की सैंडो पहना हुआ हूं, तुम मेरे सामने बैठे हो, इस कमरे में एकदम लाइटें बंद है, कोई नहीं देख सकता कि मैं क्या पहना हूं, किसी प्रकार की कोई लाइट नहीं है आसपास, तो क्या तुम ये पहचान सकते हो कि मैं लाल रंग का सैंडो पहना हूं? नहीं बता सकते। या मैं लाल रंग की टी शर्ट पहना हूं, या मैं लाल रंग का शर्ट पहना हूं, नहीं पहचान सकते ना। सही बात है, लॉजिकल बात है। क्यों भाई साहब? लाइट ही नहीं है ना सर, सर लाइट ही नहीं है, सर लाइट है ही नहीं। लाइट आएगी, रिफ्लेक्ट करेगी, रेड कलर की, रेड वेवलेंथ की लाइट हमारी आंखों में गिरेगी, तब मुझे समझ में आएगा कि आपने तो लाल शर्ट पहनी है। अरे हाँ या ना बोल, अरे हाँ या ना बोल, ये चीज क्लियर हो रही है, कॉन्सेप्ट बैठ रहा है कि नहीं बैठ पा रहा है तेरे दिमाग में, ये बोल। अब चल मजे की बात करता हूं, मान ले तुम्हारे ऊपर मेरे को खतरनाक गुस्सा आ रहा है, तुम्हें मैं दिख ही नहीं रहा, मैं लेता हूं एक बड़ी सी रॉड, एक बड़ी सी रॉड, कम ऑन, एक बड़ी सी रॉड मैंने ली, उसको गर्म किया, ले बेटा आग पर सेक रहा हूं, इतना सेक दिया कि वो लाल हो गई, इतना सेक दिया कि लाल हो गई, एकदम घनी लाल, रेड हॉट आयरन, और तुम्हारे पिछवाड़ों पे बजाने के लिए लेके आया। तो अब तुझको क्या वो लाल रंग दिखेगा? सोच के बोलना। मेरी लाल रंग की टी शर्ट नहीं दिख रही, लेकिन वो गरम लाल रॉड दिख रही है। कैसे आया दिमाग में मजा? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो लाल रंग की टी शर्ट नहीं दिख रही, लेकिन वो लाल तपी हुई रेड हॉट आयरन दिख रहा है, वो रॉड दिख रही है जो तुम्हारे पिछवाड़े में मारने वाला हूं मैं। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि मुझे कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इसके एक कारण नहीं है, इसके दो कारण है। पहला कारण होता है, पहला कारण ये होता है लाइट, कि अगर मुझे कुछ दिख रहा है, मैं किसी चीज को देख पा रहा हूं, तो उसका कारण लाइट है। दूसरा कारण उसका यह होता है एनर्जी जो भी स्टोर्ड है उसके अंदर, उसकी रेडिएशन से, रेडिएशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन दैट ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट में अगर मैं कोई एनर्जी स्टोर कर दूं, जैसे वो लाल रॉड थी, रेड हॉट आयरन था, नहीं मार रहा तुम्हारे पिछवाड़े में, जल जाएंगे तुम्हारे चूतड़ मुझे पता है, लेकिन मान लो वो रेड कलर का हॉट आयरन में एनर्जी स्टोर्ड है और वो रेडिएट कर रहा है, तो तुम्हें उस जो मैंने हीट करी है, हीट एनर्जी की वजह से तुम्हें वो लाल दिख रहा है। जैसी उसकी एनर्जी खत्म होगी, जैसी वो ठंडा हो जाएगा, तुम्हें नहीं दिखेगा। लॉजिकल सी बात है। तो ये फील आया कि नहीं आया? ये फील आया कि नहीं आया? कि ये फील आना चाहिए, ये फील सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब आते हैं असली रे ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जो कि इस चैप्टर का नाम है, रे ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अब यहां पे हम जानते हैं कि यार लाइट की जो वेव है, जो हम वेव बनाते हैं, वो तो ऐसे ऐसे होता है। इस चैप्टर में आपको ऐसे दिखाया जाएगा। क्यों? क्यों भाई साहब ऐसा क्यों दिखा रहे हो सर? हमें ऐसा क्यों नहीं दिखा रहे? असलियत में वेव तो ऐसी होती है ना भाई, लेकिन हम पूरे चैप्टर में ऐसे बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो लाइट जो है उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है, जो आपको इतनी बड़ी दिख रही है, इतनी बड़ी असल में है नहीं। हम जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, असलियत में वो वेवलेंथ बहुत छोटी है, इतनी छोटी है कि जो भी हम डायमेंशंस ले रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट की, उसके बराबर है लगभग। ठीक है, वेवलेंथ जो हम पढ़ रहे हैं, वो लॉजिक इधर ये बैठ रहा है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट is approximately equal to the dimension of the objects। एकदम लॉजिकल सी बात है, इसीलिए हम इसको स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बना रहे होंगे। पूरे चैप्टर के दौरान हम उसको लाइट को स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बना रहे होंगे। अब आप लोग जो 10वीं में पढ़ के आए हो या 7वीं 8वीं 9वीं में पढ़ के आए हो, तो हमारे दिमाग में एक बन जाता है मिसकंसेप्शन कि यार कोई भी ऑब्जेक्ट बस दो ही रे ऑफ लाइट निकालता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, आप किस तरीके से पढ़ते हो कि यार ऑब्जेक्ट बना हुआ है, एक रे ऐसे निकाल दी, एक रे ऐसे निकाल दी, बन गया। एक रे ऐसे निकाल दी, एक रे ऐसे निकाल दी। भाई साहब, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे गधों, मेरे पागलों,
दो रे थोड़ी होती हैं, इनफाइनाइट रे हैं भाई साहब, इनफाइनाइट। हर डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट निकल रही होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट जो है सिर्फ दो रे ऑफ लाइट निकाल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है, ये समझना भी नहीं है कि दो ही रे ऑफ लाइट हैं, बहुत सारी रे ऑफ लाइट हैं, अनगिनत, इनफाइनाइट, अनंत, बहुत सारी। जितने आसमान में तारे उतने हैं, जितने तेरे सर पे बाल हैं उतनी रे ऑफ लाइट हैं, गिनता रहे बेटा रात भर बैठ के। ठीक है, ये चीज मेरे को एकदम क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि हम क्यों इस तरीके से बना रहे हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का बेसिस क्या है। इतना इंट्रो आपको देना था। इसके बाद एक आपसे ट्रिकी सवाल पूछ लेता हूं, थोड़ा आपका भी मूड अच्छा हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये सवाल किया हुआ है मैंने, मतलब एक जगह से मैंने उठाया है, सीधे एनवी सर का क्वेश्चन है, एनवी सर ने कराया था अपनी क्लास में, वहां से मैंने उठाया। तो ये सवाल बहुत अच्छा है, मुझे बहुत मजा आता है ये सवाल कराने में। एक बलून है ब्लू कलर का और एक बलून है रेड कलर का। जब एनवी सर ने कराया था भाई मुझे तो बड़ा मजा आया, तो मैं चाह रहा हूं वो मजा आपके साथ बांटना। ठीक है, अब एक बलून है ब्लू कलर का, एक बलून है रेड कलर का। अरे हाँ या कि अरे क्या सर आप 20 रुपए खर्च कराओगे, हेलोजन वाला बलून लेके आएंगे, हाइड्रोजन वाला, क्या सर ऐसे सस्ता सस्ता, कोई एग्जांपल दे दो बेटा। 2 रुपए का बलून मुझसे ले लियो तू, है ज्यादा मत सोच। ब्लू कलर का बलून है, एक रेड कलर का बलून है। ठीक है, तूने क्या करा, रेड कलर की लेजर लाइट इस पे डाली, रेड कलर की लेजर लाइट इस पे डाली। आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? अरे समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? एक नीले रंग का बलून है, एक लाल रंग का बलून है, बड़ा छोटा कोई मतलब नहीं है, जैसा चाहे वैसे बना ले। ठीक है, दिल शेप का बनाना है वैसा भी बना ले, हैं दिल शेप का बनाना है वैसे भी बना ले। ठीक, तो अब मैं उस बलून पर रेड कलर की लेजर लाइट डाल रहा हूं, और दोनों पे ही डाल रहा हूं, इस पे भी रेड डाल रहा हूं, इस पे भी रेड डाल रहा हूं। सवाल ये है कि पहले कौन सा फूटेगा, सवाल ये है पहले कौन सा फूटेगा, क्या रेड फूटेगा या क्या ब्लू फूटेगा? सवाल समझ में आया कि नहीं आया? दो गुब्बारे हैं भाई साहब, दो गुब्बारे, एक नीला एक लाल है, एक नीला एक लाल है, दोनों पर मैंने रेड कलर की लेजर लाइट डाली, जो तुम अपनी गर्लफ्रेंड की आंखों में मारते हो। वो दोनों पर मैंने रेड कलर की लेजर लाइट डाली। अब सवाल ये उठता है पहले कौन सा फूटेगा, पहले कौन सा फूटेगा, पहले कौन सा फूटेगा? सोचो समझो क्या चीज होने वाली है, तुम्हें समझ में आया नहीं आया? चलो मैं बताता हूं, देखो क्या होगा। नीले रंग का गुब्बारा तुझे नीला क्यों दिख रहा है, बता। नीले रंग का गुब्बारा तुझे नीला क्यों दिख रहा है बेटे, बताओ। ये नीला इसीलिए दिख रहा है क्योंकि नीली लाइट को तो रिफ्लेक्ट करता है, बाकी सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। अरे हाँ या ना बोल, अरे हाँ या ना बोल। ये केवल नीली लाइट को करेगा रिफ्लेक्ट, बाकी सबको करेगा एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब, अरे क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। इसकी बात करें, इसकी बात करें, ये रेड कलर को करेगा रिफ्लेक्ट, क्योंकि लाल दिख रहा है ना बाबू, बाबू ये रेड दिख रहा है, ये ब्लू दिख रहा है, तो ये ब्लू को रिफ्लेक्ट करेगा, ये रेड को करेगा, बाकी सबको क्या करेगा, बाकी सबको रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी सबको एब्जॉर्ब करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? रेड को रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी सबको एब्जॉर्ब करेगा, ब्लू को रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी सबको एब्जॉर्ब करेगा। खुद सोच, जब मैं रेड डाल रहा हूं तो ये रेड तो ये एब्जॉर्ब कर रहा है, और ये रेड ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जो मैं एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा हूं, मेरा एक आ गया क्रिटिकल पॉइंट कि अब मुझसे एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो ये फूट जाएगा पहले। समझ में आया लॉजिक? क्योंकि भैया ये तो रिफ्लेक्ट कर ही नहीं रहा ना, ये तो इस रे की, इस लेजर की लाइट को केवल एब्जॉर्ब कर रहा है, और ये इस लेजर की लाइट को केवल रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये तो फटेगा नहीं जल्दी, क्योंकि इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही, इसमें एनर्जी का क्रिटिकल वैल्यू आ ही नहीं रहा, इस पे एनर्जी की एक क्रिटिकल वैल्यू आ रही है, तो ये फट जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ कि ना? कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया? दिमाग की बत्ती खुली कि नहीं खुली? अब मुझे बताना कौन से दिमाग की बत्ती खुली? ये पीले रंग की बत्ती खुली है सर, 100 वाट का बल्ब है पुराना वाला, वही लगा है मेरे घर में। ठीक है, चलिए अब शुरू करेंगे अपना मेन टॉपिक, जो कि है रिफ्लेक्शन। इस पूरे ऑप्टिक्स के दौरान जो हम पढ़ रहे होंगे वो होगा पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन, और इसी के साथ साथ रिफ्रैक्शन। ठीक है, पूरा इसी के अराउंड जो है ये चैप्टर हमारा घूमता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। यही दो चीजें आपको पूरे में पढ़ रहे होंगे हम। तो फटाफट से बिना देरी के
हेडिंग डाल दीजिए रिफ्लेक्शन। ठीक, बहुत बढ़िया, मजा आया। चलिए, रिफ्लेक्शन के साथ ही शुरू होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहले लॉज पढ़ लेते हैं, बहुत चिंदी चीज है, पता होगा। 7वीं क्लास की फिजिक्स की किताब आईसीएसई बोर्ड में पढ़ लिया होगा और 10वीं क्लास की सीबीएसई की किताब में पढ़ लिया होगा। आया कि नहीं आया? रिफ्लेक्शन, सर लॉज तो बताने लग गए आपने, रिफ्लेक्शन तो बताया ही नहीं क्या होता है। रिफ्लेक्शन का होवे रिफ्लेक्शन का होवे। देख समझ, यहां पे एक मीडियम 1 रखा है, यहां पे एक मीडियम 2 रखा है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंटरफेस। क्या है ये? का होवे इंटरफेस। ठीक है, ये कोई एक मीडियम है, ये कोई एक मीडियम है। अब लाइट आएगी, लाइट मान लो इस इंटरफेस पे टकराई। ठीक है, लाइट मेरी इस इंटरफेस पे टकराई। अब लाइट के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो इसमें चली जाएगी या तो वो इसमें वापस आ जाएगी। अरे हाँ या ना बोलो यार, 2 ही तो ऑप्शन। अगर लाइट इस इंटरफेस पे टकराई तो या तो वो इसके अंदर चली गई या वो इसके बाहर आ गई। 2 ही ऑप्शन है, या तो इसी मीडियम में रही या वो दूसरे मीडियम में पहुंच गई। तो जब लाइट इस इंटरफेस से टकराने के बाद इसी मीडियम में रहती है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। व्हेन लाइट बाउंसेस बैक इनटू द सेम मीडियम फ्रॉम विच इट वाज कमिंग आफ्टर इंटरैक्टिंग विद द इंटरफेस, इट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। खत्म। लाइट आने के बाद जब वो इंटरफेस से टकराती है और वापस उसी मीडियम में चली जाती है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। एकदम लॉजिकल बात, एकदम साधारण बात, कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन चाहे आप 7वीं में पढ़ लो, 10वीं में पढ़ लो, चेंज होने वाले नहीं है। चाहे आप 12वीं में पढ़ लो, ड्रॉपर में पढ़ लो, चेंज नहीं होने वाले, बोल एक ही जैसे हैं। ये रहा मेरा मिरर, मिरर मानो, ऑब्जेक्ट मानो, कुछ भी मानो। यहां से एक रे आई, यहां चली गई। दिस इज माई इंसिडेंट रे, दिस इज माई रिफ्लेक्टेड रे, ये मेरा नॉर्मल है, ये आई है, ये आर है। ठीक है, तो पहला नियम ये कहता है एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। और अगर सुंदर भाषा में मेरे से बुलवाना चाह रहे हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब अगर तुम ये समझ रहे हो कि यार यही बहुत है, दूसरे वाले का तो कोई काम ही नहीं है, तो तुम बहुत बड़े गधे हो मेरे पागल, तुम बहुत बड़े गधे हो। क्यों? देखो, मान लो ये मेरा प्लेन है और ये मेरा नॉर्मल है। ठीक है, एक मिनट रुको। ठीक है, ये मेरा क्या है? नॉर्मल है। इंसिडेंट रे इस तरीके से हुई, रे इंसिडेंट हुई इस तरीके से, सही बोल रहा हूं? रे इंसिडेंट हुई इस तरीके से, रे इस तरीके से इंसिडेंट हुई। अब मैंने बोला कि एंगल आर चाहिए ना मेरे को, ये मेरा एंगल आई हो गया, ये मेरा एंगल आई हो गया और मेरा आर इस तरीके से है। दिख रहा है तुमको? दिख रहा है तुमको? मैंने तुमसे क्या बोला कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होना चाहिए। यहां भी एंगल आई एंगल आर के बराबर है। ठीक है, यहां भी एंगल आई एंगल आर के बराबर है। जो मेरा एंगल आई है वो मेरे एंगल आर के बराबर है। बट क्या ये रिफ्लेक्शन है? नहीं है, रिफ्लेक्शन नहीं है। क्योंकि देख, सेम एक चीज की कमी है, वो ये है कि ये तीनों सेम प्लेन में नहीं है। तो इसका मतलब ये मत समझो कि यार दूसरे वाले लॉ का काम ही नहीं है, दूसरे वाले लॉ का ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। तूने ये तो देख लिया कि एंगल सेम है, लेकिन क्या इसको रिफ्लेक्शन बोलूंगा? नहीं, रिफ्लेक्शन बोल ही नहीं सकता, तीनों अलग अलग प्लेन में है, तीनों अलग अलग प्लेन में। तो यहां से मेरा चालू होता है दूसरे वाले लॉ का इंपॉर्टेंस। और वो लॉ जो है, वो लॉ ये है, लाइन ऑफ इंसिडेंस या रे ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट रे, कुछ भी चाहे बोल लो, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, all should be in the same plane, all should be in the same plane। मजा आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? अब देखो, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि यार ये क्या सीधा सीधा बना दिया। ये ऐसा नहीं है, तुम चाहे जैसी कोई भी शेप बना लो ऐसे ऐसे। अगर मान लो मैं इधर की बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं इधर की बात कर रहा हूं, चलो कोई भी मेरी ऐसी अटपटी सी शेप है, कुछ भी शेप है, ठीक है,
तो कुछ नॉर्मल ऐसे हो जाएगा, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, तो यहां भी मेरा एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा। नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक प्लेन में होंगी। समझ में आया क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम बढ़िया तरीके से बताया हूं, ठीक है। चाहे कैसा भी प्लेन, जरूरी थोड़ी ना है कि सीधा ही होना चाहिए, कैसा भी हो, हर चीज में मेरा ये वैलिड रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब एक दो सवाल बता देता हूं, फिर आपकी छुट्टी, फिर आप खेलने चले जाना, ठीक है। चलिए पहला सवाल, ये मान लो मेरा कोई एक प्लेन मिरर है, ठीक, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, और ये एंगल मैंने तुमको दे रखा है 37 डिग्री, ठीक है। ये मेरी इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है। मैंने बोला फाइंड एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। मैंने क्या बोला? मैंने बोला फाइंड एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोला? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो भी एंगल है वो बताना है, ठीक है। आसान सवाल है, बहुत लल्लू सवाल है, काफी लोगों ने फटाफट से आंसर भी निकाल दिया होगा। ये इंसिडेंट रे, ये 37, तो ये कितना 53, ये 53, मतलब एंगल आई कितना हो गया 53। तो भैया लॉ से क्या बोल सकता हूं, एंगल आर भी 53 होगा, मतलब जो रिफ्लेक्ट करेगी लाइट वो भी 53 डिग्री बनाएगी नॉर्मल से, वो भी 53 डिग्री बनाएगी नॉर्मल से। तो आर और आई के बीच में एंगल कितना हो गया 106। 106 इज द करेक्ट आंसर, 106 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? अब देखो एक गलती जो काफी बच्चे कर देते हैं, मतलब बहुत बेसिक गलती है, काफी करते हैं, काफी लोग नहीं करते, वो ये होता है कि यार इस एंगल को हमेशा नॉर्मल से कैलकुलेट किया जाता है। जो ऐसे सवाल आएंगे कि प्लेन मिरर को ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, तो उसमें गलती हो जाती है बच्चों के साथ। वो क्या करते हैं, नॉर्मल पुराने वाले से ही कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाना नहीं चाहूंगा, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये चीज रहनी चाहिए कि ये जो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, लोगों को याद रह जाता है, लेकिन वो अपने दिमाग में ये नहीं बिठा पाते कि ये जो एंगल है ये किसके बीच में है। ये जो एंगल है किसके बीच में है? ये एंगल आई है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। ये जो एंगल आर है ये किसके बीच में है? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में, ठीक है। ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में है, ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में है। चलिए बहुत सुंदर, एक सवाल और करते हैं, फिर आपको मजा आएगा, ठीक है। इस सवाल में भी मजेदार फील आएगी आपको, बढ़िया दिमाग लगा के करना, थोड़ा सा टफ है लेकिन आप सबको मजा आएगा। पैराबोला आप लोग आई थिंक पढ़ के आए होंगे, पैराबोला क्या होता है, ठीक है। नहीं पढ़ के आए कोई बात नहीं, सारा आपको बताया जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। दूसरा सवाल, मान लीजिए कि एक पैराबोला है, ठीक है, और इस पैराबोला को सिल्वर्ड कर रखा है इस तरीके से, ठीक है। इस पैराबोला की इक्वेशन ले लो y इक्वल टू 2x², ठीक है। पैराबोला की इक्वेशन y इक्वल टू 2x² ले ली, कुछ भी ले ली, मेरे को पता नहीं है, मैंने कुछ भी ले ली, ठीक है। एक रे आती है इस तरीके से और वो इस पॉइंट के से नॉर्मल से 45 डिग्री बनाती है, ठीक है। इस पॉइंट पर जो नॉर्मल है उससे 45 डिग्री बनाती है, और ये पॉइंट मेरा है कुछ x, y। तो मुझसे पूछा गया है फाइंड x, y, ठीक है। समझ में आया क्या? समझ में? क्वेश्चन समझो दोबारा से। एक पैराबोला है, ये पैराबोला है, इस पैराबोला को सिल्वर्ड कर दिया है। जब मैंने सिल्वर करा तो एक रे ऑफ लाइट आती है और इंसिडेंट करती है इस पॉइंट पर, ये पॉइंट होता है x, y। ये जिस एंगल पे गिरती है वो एंगल होता है 45 डिग्री। सो दैट मींस एंगल I जो है आपका वो 45 डिग्री है, ठीक है। अब ध्यान से देख, जो गलती मैं तुमको बता रहा था, ये एंगल 45 डिग्री है तो मैंने यहां पे नॉर्मल बनाई। अब इस पॉइंट पे नॉर्मल जो है वो इस प्रकार से है, अगर इस प्रकार से नॉर्मल है तो मेरा एंगल आई के एन के बीच का हुआ, ये हो गया 45 डिग्री। अच्छा, अब इसी डायग्राम में तुझको पूछा गया है कि एक्स और वाई बता। अब ये थोड़ा टफ सवाल है, एक बार में दिमाग में नहीं आता बच्चों के, तो क्या करना है तुमको, अपने सबसे पहले बेसिक्स जो रिफ्लेक्शन के होते हैं वो तो लगाने ही है। मतलब आपको ये तो लगाना ही पड़ेगा कि यार लाइट रे रिफ्लेक्ट करके गई कहां, वो तो यहीं गई। क्यों गई? क्योंकि ये तो लॉ होता है, ये तो लॉ होता है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, तो रिफ्लेक्शन का एंगल जो होगा वो 45 डिग्री होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई?
समझ में आई कि नहीं आई? एकदम सिंपल। एक चीज नोटिस करो कि यार इस रे में और इस रे में कितना एंगल बन गया, 90 डिग्री का। ठीक है, इस रे में और इस रे में कितना एंगल बन गया, 90 डिग्री का। इन दोनों के बीच में एंगल आ गया 90 डिग्री। ठीक, अब मैंने क्या करा कि यार क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ तो स्लोप के बारे में दिमाग में आ रहा है कि यार स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप कैसे निकलेगा, इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर निकालो, क्योंकि असलियत में ये जो रे है ये क्या है, नॉर्मल। और ध्यान करो तुम्हारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुमको पढ़ाया जाता है कि नॉर्मल एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मैंने क्या करा, इसी पॉइंट पर टेंजेंट बना दी। मैंने क्या करा, इसी पॉइंट पर टेंजेंट बना दी और देखा कि यार टेंजेंट कितना एंगल बना रही है। तो मजे की बात ये आई कि देखा गया कि यार ये जो टेंजेंट है ये 45 डिग्री बना रही है हॉरिजॉन्टल लाइन से। हॉरिजॉन्टल लाइन से 45 डिग्री बना रही है टेंजेंट। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर जो स्लोप है वो स्लोप है 1045, दैट मींस 1। 1045 दैट मींस 1। इस पॉइंट पर जो स्लोप है वो है 1, स्लोप इज 1। अब मुझे स्लोप समझ में आ गया। अब मैं आया थोड़ा मैथ्स में और डेरिवेटिव पे आया। तो डेरिवेटिव्स पे देखा तो dy by dx इज 1, dy by dx इज 1। इक्वेशन मुझे दी गई है y इक्वल टू 2x स्क्वायर। डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास dy by dx इज इक्वल टू 4x आ गया एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई 1/4 और y की वैल्यू कितनी आ गई, x को इसमें डाल दो 1/8। तो मुझे पता चल गया कि यार ऐसी कंडीशन जो मैंने सिनेरियो दिया है, इस कंडीशन के लिए जो मेरा आंसर है, जो मेरे x, y है वो है 1/4 और 1/8। अरे आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया? अच्छा सवाल था। देखो दिमाग में आना चाहिए कि मैंने करा क्या है। इस चीज को दोबारा से देख लेना कि अब मैंने इस सवाल में करा क्या है। एक बार खुद से कॉपी में करके देख लेना तो तुमको अच्छे से समझ में आएगा कि दिस इज अ कंप्लीट मिक्सचर ऑफ रिफ्लेक्शन एज वेल एज कैलकुलस। रिफ्लेक्शन के साथ साथ मैंने कैलकुलस का तड़का लगा दिया। तो भाई साहब ये सवाल बेहतरीन बन गया, अच्छा सवाल बन गया। ठीक है, तो यार आज के लेक्चर में इतना ही। कल से हम चालू कर रहे होंगे अपने प्लेन मिरर्स को। प्लेन मिरर्स में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उसको समझ रहे होंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही मजेदार तरीके से। आपके दिमाग पर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियरली सेटल हो जाए, इस चीज की गारंटी मैंने ली है। सपोर्ट करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लगा हो, और इसको और दोस्तों के साथ शेयर भी करो। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।